हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर शक्ति सिंह है और आप लोगों के बीच में मैं पुनः उपस्थित हूँ। शिक्षा में विज्ञान जिसका एग्ज़ाम कल है और उसी में मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मनोविज्ञान के अंतर्गत अधिगम यानी सीखने शब्द से या से जुड़े हुए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, आज मैं उसकी चर्चा करने जा रहा हूँ। और सीखने के संबंध में आपको ज्ञात होना चाहिए कि सीखना जो है वो प्रक्रिया और परिणाम दोनों के रूप में होता है। जब हम विभिन्न तरीकों से ज्ञान का अर्जन करते हैं तो वह प्रक्रिया के रूप में होता है, और जब आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है तो वही सीखना आपके परिणाम के रूप में होता है। तो यानी सीखना प्रक्रिया के रूप में और परिणाम के रूप में, दोनों के रूप में होता है। और सीखना जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। यह ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे जन्म से आरंभ होके और जीवन भर निरंतर चलती रहती है, यानी सीखना हमारा जीवन भर चलता रहता है। सीखना मनुष्य की जन्मजात प्रकृति होती है और सीखना मैंने अभी बताया कि प्रक्रिया और परिणाम दोनों होता है। विभिन्न तरीकों से सीखना प्रक्रिया है, और जब हम वह सीखना हमारे व्यवहार में परिवर्तन कर देता है तो उसे हम परिणाम कहते हैं। और सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। सीखने की प्रक्रिया में 3 तत्व होते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कौशल को सीखते हैं, सीखने बाद उसको बहुत दिनों तक धारण करते हैं, और धारण करने के पश्चात फिर समय और आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रयोग करते हैं, उस कौशल का प्रयोग करते हैं। सीखना क्रमिक प्रक्रिया है, यानी कि जिस प्रकार हम श्रवण मनन और निधिध्यासन यानी क्रमबद्ध होता है, उसी प्रकार सीखना शब्द में ये बात होती है कि हम सीखते हैं तो स्मृति, बोध और चिंतन, इस तरह से भी हम सीखते हैं। और सीखना वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। और सीखने में हमारे पूर्व अनुभवों की भी भूमिका होती है। और सीखने में यदि सबसे ज़्यादा एक शब्द है वह है अभिप्रेरणा। अप्रेरणा शब्द पूछा जाता है कि आखिरकार अभिप्रेरणा है क्या। अप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, उसको जारी रखने और उसको चरम तक पहुंचाने की प्रवृत्ति को हम अभिप्रेरणा कहते हैं। और ये यानी कि सीखने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है अप्रेरणा। ये बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है। और सीखने में संतोष और संतुष्टि का भी महत्व होता है, यानी आपको संतोष होगा तो आप उसे बार बार करेंगे, संतुष्टि है तो उसे हम जल्दी सीखेंगे, और नहीं तो हम फिर फंस जाएंगे। आइए अब हम कुछ सीखने की कुछ परिभाषाओं पर भी चर्चा कर लें। जैसे वुडवर्थ ने कहा था कि नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। गेट्स ने कहा था कि अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन ही अधिगम है। और स्किनर ने कहा था कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। गिलफोर्ड ने कहा था कि व्यवहार के कारण व्यवहार में कोई परिवर्तन अधिगम है। क्रो ने कहा था कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। कुछ दार्शनिकों ने, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कुछ परिभाषा में ये कुछ विशेषताएं भी अधिगम के विषय में बताई है। जैसे अधिगम एक विकास की प्रक्रिया है, अधिगम समायोजन की प्रक्रिया है, अधिगम अनुभवों का संगठन है, अधिगम स्वोद्देश्यपूर्ण होता है, अधिगम विवेकपूर्ण होता है, अधिगम सृजनशील होता है, अधिगम क्रियाशील होता है, अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होता है, अधिगम वातावरण के फलस्वरूप होता है, परिणाम स्वरूप होता है, अधिगम व्यक्ति के आचरण को प्रभावित, अधिगम को प्रभावित करने वाले अगर कुछ कारकों के अंतर्गत हम चर्चा करें तो जैसे पूर्व अधिगम, यानी आपने कभी इसके पहले जो सीखा वही पूर्व अधिगम कहलाता है। विषय वस्तु, अब विषय वस्तु कैसी है उसका भी इफेक्ट पड़ता है भाई कि आखिरकार कैसी विषय वस्तु है, उसके द्वारा भी आप जल्दी सीखते हैं, तेज सीखते हैं। आपका शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, आपकी मैच्योरिटी लेवल, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। आपका मानसिक स्वास्थ्य भी का भी असर पड़ता है, परिपक्वता का भी असर पड़ता है। अधिगम की इच्छा, यदि विल पावर नहीं होगी तो आप नहीं सीख पाएंगे। अधिगम की, और प्रेरणा, प्रेरणा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। प्रेरणा, प्रेरणा क्या है, किसी कार्य को आरंभ करने, उसको जारी रखने और उसको चरम तक पहुंचाने की प्रवृत्ति को हम अप्रेरणा कहते हैं। ये सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्रेरणा है। थकान, थकान का विषय, यानी आप थके हैं तो आप जल्दी नहीं सीख पाएंगे। और वातावरण, एटमॉस्फेयर कैसा है, उसका भी इफेक्ट पड़ता है आपके सीखने पर। तीसरा, सीखने की विधि, सीखने की विधि कैसी है, उसका भी इफेक्ट आपके सीखने पर। अधिगम की आखिरकार कौन कौन सी विधियां हैं, तो हम करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, निरीक्षण करके सीखते हैं, यानी किसी चीज़ को देखकर, परीक्षण करके सीखते हैं, वाद विवाद के माध्यम से हम लोग सीखते हैं, ग्रुप डिस्कशन होता है। अब वाचन विधि,
के माध्यम से भी हम सस्वर वाचन के माध्यम से सीखते हैं, अनुकरण वाचन के माध्यम से हम सीखते हैं, प्रयास त्रुटि ये छोटे बच्चे होते हैं, प्रयास त्रुटि के सिद्धांत के माध्यम से सीखते हैं। पूर्ण विधि यानी कंप्लीट अध्ययन करना, और अंश विधि यानी छोटे छोटे भाग में पार्ट्स में बांटना, ये अंश विधि कहलाती है। और अंतराल विधि थोड़ी देर बीच बीच में हमको दोहराकर याद करना चाहिए, बीच बीच में गैप करना चाहिए। सतत विधि लगातार पढ़ना, ये सारी सीखनी। अब अधिगम के पठार एक शब्द आता है। अधिगम के पठार क्या होते हैं? हमारे सीखते 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 एक ऐसी स्थिति आ जाती है, ना तो हम उस ज्ञान को भूल पाते हैं बहुत ज़्यादा, और ना बहुत ज़्यादा याद कर पाते हैं। एक ऐसी स्थिति आती है, इसे यानी हमारे सीखने में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ना तो बहुत ज़्यादा हम उसको याद कर पाते हैं और ना बहुत ज़्यादा हम उसे भूल पाते हैं। इसी को कहते हैं अधिगम के पठार। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने इससे बीएड से पहले बहुत सारी क्लासों में अध्ययन किया, क्या उस आप बीए में जो पढ़ा क्या भूल गए? नहीं भूले, लेकिन आपको बहुत याद भी नहीं है और बहुत भूले भी नहीं है। यही कहलाता है जब किसी विषय वस्तु का बहुत याद नहीं कर पाते और बहुत भूलते नहीं हैं, यही कहलाते हैं अधिगम के पठार। अधिगम के पठार बनने के कारण ध्यान की कमी, रुचि की कमी, उत्साह की कमी, प्रोत्साहन की कमी, आकांक्षा लेवल, ये सब अधिगम के पठार बन जाते हैं। और यदि हमको अधिगम के पठारों को समाप्त करना है तो उच्च रुचि, अभिप्रेरणा और उत्साह या आकांक्षा स्तर को हमको बढ़ाना पड़ेगा। कुछ सिद्धांतों की चर्चा करेंगे, जो सीखने के सिद्धांत हैं, इसके संबंध में हम कुछ चर्चा करेंगे। तो सीखने के सिद्धांत जैसे थांडाइक का सिद्धांत, संबंधनवाद, पावलोव का क्लासिकल कंडीशन थ्योरी, स्किनर का क्रिया प्रसूत, हल्का प्रबलन सिद्धांत, गुथरी का समीपता सिद्धांत, और अंतर्दृष्टि का अधिगम जो सिद्धांत था बर्डिमरकोफ का कोहलर के द्वारा प्रस्तुत था, टॉलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत, और लेविन का क्षेत्र सिद्धांत, कोर्ट लेविन का गेने की अधिगम सोपान की, जिन्होंने 8 प्रकार बताए थे, और बंडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इन सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है थांडाइक का जो सिद्धांत संबंधनवाद कहते हैं, इसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, और संबंधनवाद में भी कहते हैं, बंधनवाद भी कहते हैं, प्रयास त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। थांडाइक ने अपना जो प्रयोग किया था वो बिल्ली पर प्रयोग किया था, चूहे पर प्रयोग किया था और मुर्गियों पर प्रयोग किया था। और थांडाइक की जो सिद्धांत को हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं, संबंधनवाद भी कहते हैं। और इस आधार पर थांडाइक ने इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। और इन्होंने अधिगम के 3 नियम बताए थे, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव या परिणाम का नियम। किसी कार्य के लिए तत्पर होना आदि युद्ध विजय के समान होता है। एक घोड़े को नदी किनारे आप ले जा सकते हैं, उसमें पानी नहीं पिला सकते हैं, ये तत्परता का नियम कहता है। बार बार अभ्यास करेंगे, ये किसी कार्य में आप बार बार अभ्यास करेंगे दक्ष हो जाएंगे, अगर आप छोड़ देंगे आप कमजोर हो जाएंगे, ये अभ्यास का नियम कहता है। और तीसरा नियम है प्रभाव परिणाम का नियम। वो कहता है कि आप किसी कार्य को करने पर आपको सुख की प्राप्ति होगी, इसे बार बार करेंगे, आपको दुख की प्राप्ति होगी तो आप उसे नहीं करेंगे। करत करत अभ्यास ते जड़ीमति होत सुजान, रसरी जावत जात तो सिल पर पड़ते साए, ये इसका संबंध अभ्यास के सिद्धांत से है। तत्परता का सिद्धांत किसी कार्य के तत्पर होना आदि युद्ध विजय के समान होता है। और प्रभाव परिणाम के संतोष और सुख का सिद्धांत है। और इस आधार पर उन्होंने 5 गौण नियम भी बताए थे। बहु अनुक्रिया नियम, यानी किसी की कार्य को करने के प्रति, कार्य के प्रति या किसी समस्या के प्रति आपकी बहुत सारी अनुक्रियाएं होती हैं और आप उसका समाधान करते हैं। मनोवृत्ति, यानी मनोवृत्ति पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है। और मनोवृत्ति का नियम ये कहता है कि जिस कार्य के प्रति जैसी मनोवृत्ति होगी वैसे ही आप उसको सीखेंगे। और नई मनोवृत्ति होगी, पॉजिटिव होगी तो जल्दी सीखेंगे, नेगेटिव होगी नहीं सीख पाएंगे। यदि आप मान लें बीएड कठिन है तो कठिन है, मनोवृत्ति मान लिया, और अगर आपका बीएड सरल है तो सरल है। और तीसरा है आंशिक क्रिया का नाम। जब आंशिक क्रिया मतलब छोटे छोटे भाग में बांट लेते हैं, जब कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं, कार्य कठिन होता है छोटे छोटे भाग में बांट लेते हैं, इसे आंशिक क्रिया का नियम कहते हैं। सदस्यता नियम क्या कहता है? सदस्यता का नाम एक, यानी आपसे पहले कोई समस्या आपके सामने आई थी, उसमें आपने कैसे उसका समाधान किया था, और वर्तमान में आपके सामने फिर से कोई समस्या आई तो उस समस्या को आप याद करेंगे हमने कैसे समाधान किया था, और उसी आधार पर हम फिर से इस समस्या का प्रयोग करेंगे। अगला है साक्षर परिवर्तन का नियम। इस नियम के अनुसार किसी संवेदनशील स्थिति से जोड़कर और प्राणी से ऐसी कोई अनुक्रिया कराई जाती है जिससे करने में वह समर्थ होता है। जैसे आपने देखा होगा किसी औरत या पति, किसी औरत का बच्चा मर जाता है, ठीक है,
तो वो क्या करती है, औरत क्या करती है, अपने बच्चे के खिलौनों को या उसके कपड़ों को अपने गले लगा के रोती है। उसी प्रकार जैसे एक कोई प्रेमिका है, वो प्रेमिका का अगे यदि अपने वो प्रेमी से बिछड़ गई हो, तो वो प्रेमिका क्या करती है कि अपने जो प्रेमी के फ़ोटो को गले लगाकर, है ना? वैसी रिएक्शन देती है, ठीक है? यानी प्रेम करती है। तो इसे हम सहचर रूपांतरण का नियम भी कह सकते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं पावलाव का नियम। पावलाव ने क्लासिकल कंडीशन थ्योरी कहा, इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया, इन्होंने कहा इसे अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, इसे अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था और पावलाव को क्लासिकल कंडीशन थ्योरी के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और इन्होंने कहा था कि बच्चा जो सीखता है वो अनुबंधित उद्दीपक से भी सीखता है। जैसे आपने देखा होगा कि क्लास का जो मॉनिटर होता है और वो कह देंगे टीचर आ रहे हैं आपके, ठीक है? तो जो क्लास का तो आप लोग क्या करते हैं, उसकी बात को तुरंत मान जाते हैं। यानी आपका जो मॉनिटर है उसका अनुबंधन किससे है? आपके टीचर से है। तो अनुबंधन सिद्धांत ये कहता है कि व्यक्ति केवल स्टिमुलस से नहीं सीखता, उद्दीपक से ही नहीं सीखता है, बल्कि अनुबंधित उद्दीपक से भी सीखता है। और इस आधार पर इस सिद्धांत ने शिक्षा के क्षेत्र में सहायक सामग्री की प्रभावशीलता की बात कही कि सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाए और अच्छी आदतों के बुरी आदतों को स्थानांतरित करने के लिए आप अच्छी आदतों का प्रवेश इसी सिद्धांत के माध्यम से करा सकते हैं। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो जो है ना, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत ये बहुत ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इन्होंने कबूतर और चूहे पर प्रयोग किया था। स्किनर महोदय ने क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति, आपने दो सिद्धांतों में देखा होगा कि वो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थे, वो अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत था पावलाव वाला, और लेकिन ये जो सिद्धांत था क्रिया प्रसूत है, इसमें क्रिया महत्वपूर्ण थी। क्रिया प्रसूत कौन सी क्रिया? वह क्रिया जिससे आप सफलता प्राप्त करते हैं, वही क्रिया प्रसूत कहलाती है, जिससे आप सफलता प्राप्त करते हैं। और क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो इन्होंने जो प्रयोग किए थे स्किनर ने, इस आधार पर ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी यानी अभिक्रमित अन्वेषण के जन्मदाता थे और इन्होंने पुनर्वलन की बात कही, ठीक है? सीखने में पुनर्वलन की बहुत बड़ी भूमिका। एसआर थ्योरी भी कहते हैं इसे, इसको आरएस थ्योरी कहते हैं, रिस्पॉन्स यानी रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, आरएस थ्योरी। स्किनर की थ्योरी को आरएस थ्योरी भी कहते हैं। और हल्का प्रबलन सिद्धांत, ये भी आप ध्यान दीजिए, हल्का प्रबलन सिद्धांत ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आपसे पूछा जा सकता है कि हल्का प्रबलन सिद्धांत किसने दिया था। और एडविन रे गुथरी ने समीपता सिद्धांत दिया था, ये बिल्लियों पर आधारित एक प्रयोग था। अब आते हैं अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत, ये इसे गेस्टाल्ट थ्योरी भी कहते हैं, पूर्णाकृति का सिद्धांत भी कहते हैं, समग्र आकृति का सिद्धांत भी कहते हैं, और ये सूझ का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। बड़े बच्चे सूझ के सिद्धांत से ही सीखते हैं। और ये गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द, इसका अर्थ होता है पूर्णाकृति या समग्र आकृति। और इस सिद्धांत को मानने वाले मैक्स बर्दिमर, कोफका, कोहलर, कोटलेबेन, ये 4 मनोवैज्ञानिक थे। बाद में कोटलेबेन इसे अलग हो गए और कोटलेबेन ने क्षेत्र सिद्धांत दिया था, जिसे फील्ड थ्योरी के नाम से जाना जाता है। और अंतर्दृष्टि सिद्धांत के अंतर्गत चिंपैंजी पर प्रयोग किए गए थे। कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था और चिंपैंजी का नाम सुल्तान था। चिंपैंजी को केला पसंद थे और इस आधार पर उन्होंने कहा कि व्यक्ति जब सीखता है तो प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है, यानी कि वो पूर्ण रूप से सीखता है। यानी कि उसके सामने कोई समस्या आती है तो उसका समाधान करने के लिए वो परसेप्शन करता है, प्रत्यक्षीकरण करता है, यानी ओवरऑल पूरी परिस्थिति का निरीक्षण करता है और उसके आधार पर वह सीखने का प्रयत्न करता है। तो आपसे एक पूछा जा सकता है पूर्णाकृति का सिद्धांत, समग्र आकृति का सिद्धांत। गेस्टाल्ट क्या है? जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्णाकृति या समग्र आकृति, ठीक है? और बर्दिमर, कोफका, कोहलर और कोटलेबेन, ये 4 मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने ये सिद्धांत दिया था। अब आते हैं, और इसमें ये भी महत्वपूर्ण है कि इसमें कोटलेबेन अलग हो गए थे बाद में और उन्होंने क्षेत्र सिद्धांत या फील्ड थ्योरी दी थी। अब आता है टॉलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत। तो यानी कि टॉलमैन ने चिन्ह अधिगम सिद्धांत दिया और टॉलमैन से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उन्होंने अधिगम के 6 प्रकार बताए थे, जिसमें से एक प्रकार था कैथेसिस शब्द को याद रखिए, इसका संबंध टॉलमैन से था। जो फील्ड थ्योरी दी थी वो कोटलेबेन के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसके अलावा रॉबर्ट गेने ने सीखने के 8 प्रकारों की चर्चा की थी
और उन्होंने एक सोपान की हायरार्की प्रस्तुत की थी, जिसमें क्रम से 8 तरीके से हम सीखते हैं। और इसमें सबसे पहला होता है संकेत अधिगम, दूसरा होता है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, तीसरा श्रृंखला अधिगम, फिर चौथा शाब्दिक अधिगम, फिर बहुविभेदन अधिगम, फिर प्रत्यय अधिगम, फिर सिद्धांत अधिगम, फिर है समस्या समाधान अधिगम। तो निम्न स्तर पर संकेत अधिगम और उच्च स्तर पर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशियल लर्निंग थ्योरी किसने थी? तो सोशियल लर्निंग थ्योरी अल्बर्ट बंडरा द्वारा प्रस्तुत की गई थी और उन्होंने 4 सोपान बताए थे। ठीक है, 4 सोपान का मतलब था कि पहले आप किसी भी व्यवहार को जानते हैं, उसका प्रत्यक्षण करते हैं, फिर उस व्यवहार को आप स्मृति में रख लेते हैं, फिर स्मृति को क्रिया में बदलते हैं और फिर अनुकरणित व्यवहार का पुनर्वलन करते हैं। यानी आप इस सिद्धांत के माध्यम से पहले किसी व्यवहार को जानते हैं, उसका प्रत्यक्ष करते हैं, फिर उसको उसको सीखने के पश्चात अपने मस्तिष्क में रख लेते हैं, यानी स्मरण में रखते हैं। स्मृति फिर घर आके या फिर आप उसको क्या करते हैं, उस जब आप जरूरत पड़ती है तो स्मृति को क्रिया में बदलते हैं, और जब क्रिया में जब बदल जाता है तो उससे आपको क्या होता है, जो आपका अनुकरणित व्यवहार है, जो आपने अनुकरण के माध्यम से सीखा था, उसको पुनर्बल मिलता है। यानी पुनर्बल का मतलब क्या है? पुनर्बल एक मनोविज्ञान का शब्द है। इसका मतलब होता है आप अपनी अच्छी क्रियाएं जारी रखिए और बुरी क्रियाएं समाप्त करिए। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आया होगा कि अधिगम स्थानांतरण क्या होता है? अधिगम स्थानांतरण का मतलब होता है कि एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान जब आपको दूसरी परिस्थिति में मदद करता है तो इसे हम कहते हैं अधिगम का स्थानांतरण। अब अधिगम अंतरण के कई रूप हैं, धनात्मक अंतरण और ऋणात्मक अंतरण। अब धनात्मक अंतरण का मतलब ये हुआ कि जब आपने कोई आपको ज्ञान होता है या नॉलेज होता है या आपने कोई चीज़ सीखी है, वो जब दूसरी चीज़ सीखते हैं तो उसमें वो जब वो मदद करती है तो उसे हम कहते हैं धनात्मक अंतरण। जैसे टेनिस खेलना और बैडमिंटन खेलना, ये पॉजिटिव धनात्मक अंतरण है। जैसे साइकिल चलाना और नाव चलाना, तो ये ऋणात्मक है, इसका किसी से कोई संबंध नहीं। और कुछ मनोविज्ञानकों ने बताए हैं कि जो अधिगम अंतरण के प्रकार में क्षैतिज अंतरण, यानी एक स्कूटर चलाना और फिर बाद में दूसरा स्कूटर चलाना, ये कहलाता है क्षैतिज अंतरण। और दूसरा है ऊर्ध्व अंतरण, यानी साइकिल से कार चलाना, ये ऊर्ध्व अंतरण के अंतर्गत आएगा। और द्विपार्श्विक अंतरण में होता है कि आप एक व्यक्ति दाएं से भी खेल लेता है और बाएं से खेल लेता है, दोनों जब हाथों से व्यक्ति खेल लेता है तो उसे कहते हैं द्विपार्श्विक। अब कुछ अधिगम अंतरण के सिद्धांत हैं, उनकी चर्चा महत्वपूर्ण है और जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बता रहा हूं कि समान अवयव का सिद्धांत थार्नडाइक द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जबकि दूसरा सिद्धांत है सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये CHZ के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन का जो सिद्धांत था, इसे हम CHZ के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। समान अवयव का सिद्धांत थार्नडाइक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। चर्चा करेंगे कि आखिरकार अधिगम अंतरण की में कौन कौन सी दशाएं महत्वपूर्ण होती हैं। तो सीखने वाले की इच्छा महत्वपूर्ण होती है, सीखने वाले की मानसिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता और सीखने वाले की जनरलाइजेशन की योग्यता कैसी होती है, विषय वस्तु में समानता होती है कि नहीं होती है, अध्ययन विधियों में समानता होती है, विषयों के अंतरण का मूल्य कैसा होता है, प्रशिक्षण कैसा होता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं मोटिवेशन, अवप्रेरणा। सीखने में सबसे ज़्यादा ये भूमिका है वो अवप्रेरणा की है। और अवप्रेरणा क्या है? किसी कार्य को आरंभ करना, उसको जारी रखने और उसे नियंत्रित करने की प्रक्रिया। ये गुड की बहुत फेमस परिभाषा है, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो अवप्रेरणा का महत्व सीखने में सबसे ज़्यादा होता है। और अवप्रेरणा के 3 घटक होते हैं। सबसे पहला होता है आवश्यकता या नीड, दूसरा होता है अंतर्नोद, इसे चालक भी कहते हैं, और तीसरा होता है प्रोत्साहन। और आवश्यकता किसी कमी की ओर संकेत करती है, और जब कमी होती है तो कमी से ड्राइव्स उत्पन्न होता है, जिसे अंतर्नोद कहते हैं, यानी एक प्रकार का तनाव है। और फिर होता है जब वो अनुक्रिया आवश्यकता या अंतर्नोद या ड्राइव्स की समाप्ति होती है तो उसे हम प्रोत्साहन कहते हैं। जैसे भोजन की कमी होने पर हमको भूख लगेगी, और भूख की समाप्ति होने पर इस प्रक्रिया को समझने के लिए अब भोजन की कमी आवश्यकता हो गई, और अंतर्नोद यानी भूख लगेगी, और जब आवश्यकता और भूख की समाप्ति हो जाएगी तो इसे हम प्रोत्साहन कहें। यानी कि भोजन की कमी हमारी आवश्यकता है, भूख हमारा अंतर्नोद है, और जो भोजन है हमारा वो हमारा प्रोत्साहन है। अब कुछ अभिप्रेरकों की हम लोग चर्चा करते हैं। अभिप्रेरक
जैसे जन्मजात अपीरक, भूख है, प्यास है, विश्राम है, निद्रा है, ये कैसे हैं? जन्मजात अपीरक। और ये जो कि हम सोसाइटी से प्राप्त करते हैं, सामाजिक रुचि और प्रतिष्ठा। स्वाभाविक अपीरक जैसे खेलना, सुख प्राप्त करना, ये हमारे स्वाभाविक अपीरक हैं। इसके अलावा पुरस्कार, दंड, प्रशंसा, ये हमारे कृत्रिम अपीरक कहे जा सकते हैं। और जैविक अपीरक के अंतर्गत क्रोध, भय, प्रेम यानी हमारे संवेग जैविक अपीरक हैं। और मनोवैज्ञानिक अपीरक के अंतर्गत रचनात्मकता, जिज्ञासा, पलायन, ये सब क्या हमारे मनोवैज्ञानिक है। सामाजिक अपीरक के अंतर्गत प्रतिष्ठा, सुरक्षा और संग्रह आते हैं। और भूख, प्यास और जो हमारा सेक्स है, ये हमारे प्राथमिक अभिप्रेरक कहे जाते हैं। जबकि द्वितीय अपीरक के रूप में प्रतिष्ठा, जिज्ञासा और स्वीकृति आते हैं। अब प्रेरणा के सिद्धांतों के अंतर्गत हम चर्चा करें तो हम देखते हैं कि अब प्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, यानी कहीं पे भी आपको मूल प्रवृत्ति सब मिले, विलियम मैकडूगल आपको उठा के रख देना है। और विलियम मैकडूगल को के सिद्धांत को हार्मोनिक सिद्धांत भी कहते हैं। और विलियम मैकडूगल ने 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्तियों की चर्चा की थी, जो मैंने अभी इसके पहले बताई है, अतः इसको बताना आगे जरूर है। अब प्रेरणा का मांग सिद्धांत अब्राहम मास्लो द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और अब्राहम मास्लो ने 5 मांगें बताई थीं। पहली मांग थी हमारी शारीरिक मांग या जैव की मांग, सुरक्षा की मांग, तीसरी सामाजिक मांग, फिर सम्मान की मांग और आत्मानुभूति। यानी जो 5 मांग थी, और इसमें जो निम्नतम स्तर वो शारीरिक या जैविक मांग थी, और उच्चतम स्तर आत्मानुभूति या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो बात कही गई। और प्रेरणा का जो प्रणोद न्यूनता सिद्धांत क्लार्क हल का था, जिसे प्रबलन सिद्धांत भी कह सकते हैं। और अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषण सिद्धांत सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें सबसे उन्होंने अचेतन मन की बात कही थी, मूल प्रवृत्ति तथा चेतन की बात कही थी। और इदम अहम परम अहम, इड ईगो सुपर ईगो, चेतन अचेतन अर्धचेतन, ये सब सिगमंड फ्रायड से संबंधित हैं। और अचेतन मन में हमारी दमित वासनाएं, इच्छाएं, प्रेम, सेक्स, क्रोध, ये होते हैं। और अर्धचेतन का संबंध या ईगो का संबंध हमारा वास्तविकता से होता है, जबकि सुपर ईगो या परम अहम का संबंध या चेतन का संबंध हमारे आदर्श विचारों से होता है। अब प्रेरणा का जो क्षेत्र सिद्धांत है, फील्ड थ्योरी है, सिद्धांत है, वो कुर्ट लेविन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अभिप्रेरणा की होती है। सीखने की इच्छा, सीखने में आविष्टन, आकांक्षा स्तर, प्रतियोगिता, सफलता का ज्ञान, प्रशंसा, निद्रा, पुरस्कार, दंड, प्रतिष्ठा, इन सब की भूमिका भी सीखने में बहुत महत्वपूर्ण होती है। रायबर्ग ने कहा था कि पुरस्कार व्यक्ति में अच्छा कार्य करने की भावना जागृत करता है। ये रायबर्ग की परिभाषा थी। जबकि हलार्क ने कहा था कि पुरस्कार वांछित कार्य के साथ सुखद साहचर्य बनाने का साधन है। पुरस्कार 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक पुरस्कार और सामाजिक पुरस्कार। अब भौतिक पुरस्कार के अंतर्गत पुस्तकें, पोशाक, धनराशि, मेडल प्रदान किए जाते हैं, जबकि सामाजिक पुरस्कारों के अंतर्गत उपाधि, प्रशंसा, पदोन्नति और सम्मान सूचक तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं। और दंड और पुरस्कार दोनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है सीखने में, लेकिन दंड और पुरस्कार में पुरस्कार ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पुरस्कार सकारात्मक पुनर्बल जबकि दंड नकारात्मक पुनर्बलन है। इसलिए शोधों ने सिद्ध किया है कि हमें नकारात्मक पुनर्बलन यानी दंड से बचना है, जितना हो सके पॉजिटिव पुनर्बलन प्रदान करना है।